स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की मिट्टी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, खेतों में जिप्सम का उपयोग। तो जिप्सम यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट है, ये हमारी क्षारीय मिट्टी यानी कि हमारी जो अल्कलाइन सॉइल होती है उसमें मौजूद सोडियम के आयन्स होते हैं ना, उनको कैल्शियम के आयन में बदल देता है। ये मिट्टी के जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि इसकी जो संरचना होती है उसमें सुधार करता है और जो सॉल्ट्स होते हैं उनको जड़ क्षेत्र से नीचे भेजने में मदद करता है। भारत में लैटराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन से। ये मौसमी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा। ये मौसमी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर में जो लीचिंग की प्रोसेस होती है यानी कि हमारी जो निशालन की प्रक्रिया होती है उससे द्वारा बनाई जाती है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा, इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि इनका सबसे पहला अध्ययन जो किया था वो बुकानन ने ही किया था। फिर हम लोग अपना ऑप्शन डी देखते हैं, सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनका विकास सह्याद्री यानी कि जो हमारे वेस्टर्न घाट और इसके अलावा हमारे जो पूर्वी घाट और पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। ऑप्शन सी हमारा, ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि ये लोहांश के अंदर में विपन्न यानी कि इसके अंदर लोहे की कमी नहीं होती, बल्कि ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ठीक है, इनसे जो है संपन्न होता है। तो इसके अंदर में लोहे की और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इसके अंदर में नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना यानी कि जिसे हम लोग लाइम बोलते हैं, और जो ह्यूमस होता है, ठीक है, इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम यानी कि विपन्न होती है। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा असत्य है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा क्लाइमेटिक, तो ये जो है ये जलवायु से संबंधित है, जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि से। इसके अलावा हमारा जो बायोटिक है, ये जो है जितने भी हमारे जीवित प्राणी होते हैं जैसे कि पौधे, जानवर और जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे संबंधित होता है। और जो हमारा टोपोग्राफी है, ये किसी क्षेत्र की सतह की जो बनावट होती है ना, ऊंचाई या फिर जो उसकी ढलान है उससे संबंधित है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सही उत्तर होगा, इडेफिक। ये शब्द विशेष रूप से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं से संबंधित है, यानी कि उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल विशेषताओं से संबंधित है, ठीक है। तो एडेफिक का फैक्टर क्या डिसाइड करता है? वो ये डिसाइड करता है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर में जो मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर में कौन से जीव और पौधे पनप सकते हैं। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाइम। लाइम या फिर चूने का उपयोग करते हैं। ये मिट्टी की जो अम्लता यानी कि जो उसकी एसिडिटी होती है उसको कम करने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ये मिट्टी का जो पीएच होता है ना उसको बढ़ा देता है और उसे न्यूट्रल बना देता है। इसके अलावा हमारा जो जिप्सम है, इसका जो उपयोग हम करते हैं वो हमारी जो एल्कलाइन सॉइल होती है ना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो हमारी क्षारीय मिट्टी होती है, ठीक है, तो ये हमारी क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए करते हैं इसका उपयोग हम लोग। लैटराइट मिट्टी के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में से कौन सा सहायक है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्षा एवं तापमान प्रदेश। तो लैटराइट मिट्टी का जो निर्माण है ये हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ये वहाँ पर होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो मानसूनी जो वर्षा होती है वो भारी मात्रा के अंदर में होती है। तो ये तो हमारा लैटराइट मिट्टी बनने का एक कारण हो गया। अब दूसरा कारण हमारा होता है निशालन, यानी कि जो लीचिंग की प्रोसेस होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, अत्यधिक वर्षा जो होती है उसके कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत है ना उससे चूना यानी कि जो लाइम है और साथ के साथ जो सिलिका है, तो इनके जैसे घुलनशील तत्व जो होते हैं वो पानी के साथ नीचे रिस जाते हैं, ठीक है। तो इस रिसने की प्रक्रिया को लीचिंग कहा जाता है। तो इस लीचिंग की प्रक्रिया के बाद में मिट्टी के अंदर में केवल जो हमारा एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड जो है वो बच जाता है, जिससे इसका जो रंग है वो लाल होता है। निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। लाल सॉइल का जो निर्माण है ये हमारे जो क्रिस्टलीय चट्टानें और जो कायंत्रित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना, जैसे कि ग्रेनाइट और नाइस, अपक्षय और क्षरण से होता है, यानी कि वेदरिंग और जो इरोजन यानी कि इसकी जो टूट फूट हो जाती है ना उसकी वजह से होता है, ठीक है, इसका निर्माण। इस मिट्टी के अंदर में जो हमारा आयरन होता है, ठीक है,
तो लोहे की जो अधिकता है वो इसमें होती है और इसके कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। जब ये पानी को अवशोषित करती है तो ये पीली दिखाई देती है। ये मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? ये साउथ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो हमारा दक्षिण भारत है, ये वहाँ पर जो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर ग्रेनाइट और नाइस की जो चट्टानें हैं उनकी प्रमुखता है। पर्वतीय स्लोपों यानी कि हिल स्लोप्स जो होते हैं उन पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। हमारा ऑप्शन है वन रोपण। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनको लगाने से उनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं और जो बारिश की बूंदें होती हैं उनके सीधे प्रभाव को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मृदा है उसका अपरदन बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सोपान कृषि, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो सोपान कृषि जिसे हम लोग टेरेस फार्मिंग या फिर सीढ़ीदार खेती के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पहाड़ है तो इस पर हम लोग सीढ़ियाँ बना के खेती करते हैं। इसकी वजह से जो पानी की रफ्तार है वो कम हो जाती है और मिट्टी को बहने से रोकती है। ऑप्शन सी हमारा पट्टीदार खेती, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, फसलों की जो पट्टियाँ होती है ना उसके बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं, जो कि सॉइल का जो इरोजन होता है उसको कम कर देती है। ऑप्शन डी हमारा समोच्च रेखीय जुताई, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्टूर प्लोइंग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में जो ढाल होती है ना उसके पैरेलल में हल चलाते हैं, जिससे मेई बन जाती है जो पानी के बहाव को रोकती है और जो मिट्टी है ना उसके कटाव को लगभग 50% तक कम कर देती है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों बिल्कुल ठीक हैं। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो हमें सही वाला बताना है। इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा, ये पोटाश में समृद्ध होती है, ये हमारा गलत है, क्योंकि इसके अंदर में जो पोटाश की मात्रा है वो एक मीडियम होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो अधिक क्या होता है, इसके अंदर में अधिक होता है हमारा लोहा, ठीक है। जो आयरन होता है ना उसके जो कंपाउंड होते हैं इसमें वो ज़्यादा मात्रा के अंदर में पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा, ये ह्यूमस में समृद्ध होती है, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो ह्यूमस यानी कि जो जीवांश होते हैं ना उनकी भारी कमी होती है। तीसरा है हमारा, यह लौह यौगिकों में समृद्ध होती है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि लाल मिट्टी की जो मुख्य विशेषता है वो इसका लाल रंग है और इसके अंदर में जो लाल रंग आता है वो हमारा जो आयरन ऑक्साइड होता है ना उसकी वजह से आता है। ऑप्शन डी भी हम लोग देखते हैं, यह ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त की गई है, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये जो है प्राचीन रवेदार यानी कि जो क्रिस्टलाइन और जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है ना उनका जो अपक्षय हो जाता है उससे बनती हैं, जबकि ज्वालामुखी के उद्गम से जो हमारी काली मिट्टी है ना वो बनती है, ठीक है, काली या फिर जो हमारी रेगुर मिट्टी है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चिकनी मिट्टी। तो हमारी जो चिकनी मिट्टी यानी कि हमारी जो क्ले सॉइल है, इसके जो कण जो होते हैं ना मिट्टी के वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, ठीक है। तो इन बारीक कणों की वजह से क्या होता है, ये आपस में कसकर जुड़े रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से रहते हैं, तो इनके बीच में जो है जगह कम होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो अधिक समय तक ये सोख के रख सकती है। तो धान की जैसी फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब हमारा ऑप्शन ए है पांचू मिट्टी यानी कि हमारी जो सिल्ट सॉइल है, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए मैं, सिल्ट सॉइल। इसमें क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं ना उनका आकार जो है वो मीडियम होता है, इसकी जो जल धारण करने की जो क्षमता है वो चिकनी मिट्टी से तो कम है, लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है ना उससे ज़्यादा है। फिर है हमारी ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी। इसके कण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा खाली जगह होती है, इस कारण पानी इनमें रुकता नहीं है और जल्दी से नीचे बह जाता है। फिर लास्ट में हमारी है लोमी सॉइल। ये बेसिकली क्या है, जो भी रेत, गाद और जो चिकनी मिट्टी होती है ना उसका संतुलित मिश्रण है। वैसे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल सॉइल मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर उचित जल निकासी और नमी दोनों होती हैं, ठीक है। लेकिन जो पानी होता है उसको रोकने की जो क्षमता है उसके मामले में चिकनी मिट्टी से पीछे रह जाती है। तो हमारा इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, चिकनी मिट्टी। भारतीय मिट्टी में जिस सूक्ष्म तत्व की सबसे ज़्यादा कमी है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता यानी कि हमारा जिंक। तो भारत की लगभग 49% जो मिट्टी है उसमें जो जस्ता है यानी कि जिंक है उसकी कमी पाई जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी खेती करने की वजह से और जो रासायनिक उर्वरकों के असंतुलन उपयोग के कारण इसकी कमी जो है वो हो जाती है, ठीक है। उन विशेष रूप से धान और गेहूं की खेती वाले क्षेत्रों के अंदर में ये काफ़ी कम होता है। बाकी लोहा जो है इसकी कमी केवल 11 से 12% ही है, ठीक है। और जो हमारा तांबा यानी कि कॉपर है इसकी कमी केवल 3 से 4% है, और जो मैग्नीज़ है इसकी कमी 5% के आसपास है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इसमें, जस्ता। इसकी कमी जो है 49% है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जस्ते के बाद भारतीय मिट्टी में किस चीज़ की कमी ज़्यादा होती है, तो वो है हमारा बोरॉन। तो ये लगभग 33% के आसपास है। ठीक है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी की रचना कैसे होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय है। तो भारी वर्षा और जो उच्च तापमान वाले क्षेत्र होते हैं उनके अंदर में हमारा जो लीचिंग है, यानी कि हमारा जो निशालन है, ठीक है, तो ये निशालन की प्रक्रिया के कारण जो सिलिका होता है, ठीक है, सिलिका और हमारे अन्य जो बेस हैं, यानी कि जो हमारे क्षार हैं, वो क्या होते हैं, वो बह जाते हैं, जिससे मिट्टी जो हमारी वो एसिडिक हो जाती है। उसका पीएच जो हमारा हो जाता है वो 4 से 5 हो जाता है। ये हमारा जो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर और जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं ना, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चावल। तो चावल की खेती के लिए जो हमारी जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर में पानी सोखने और उसे रोकने की अच्छी क्षमता होती है। हमारा जो चावल है इसे उगने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी और हाई ह्यूमिडिटी यानी कि उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसे अक्सर जलमग्न खेतों में उगाया जाता है, जिसके लिए औसतन 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की जो बारिश है उसकी ज़रूरत होती है। जो चाय है, चाय के लिए उपजाऊ पर्वतीय मिट्टी और अच्छी जल निकासी की आवश्यकता होती है। गेहूँ भी जो है ये जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह उगता है, लेकिन इसे चावल की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। और जो हमारी मूंगफली है ये मुख्य रूप से जो हमारी रेतीली दोमट मिट्टी या फिर जो लाल मिट्टी है ना, इसमें अच्छी फसल होती है इसकी। कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काली और कछारी मिट्टी। काली मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अंदर में नमी धारण करने की अपार शक्ति होती है। ये पोटाश, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, ठीक है, इन तत्वों से भरपूर होती है, जिसकी वजह से इसमें सदियों से बिना अधिक उर्वरक के खेती की जा सकती है। और हमारी जो कछारी है, जो जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ये नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। ये भारत के लगभग 45% हिस्से में फैली हुई है और गेहूं और धान की कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, काली या रेगुर मिट्टी। तो ये जो मिट्टी हमारी होती है ये बहुत ही ज़्यादा महीन यानी कि बारीक बारीक चिकनी मिट्टी से बनी होती है, जिसमें लंबे समय तक नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। ठीक है, तो ये गुण जो है कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर में कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम और लाइम यानी कि चूने जैसे जो है हमारे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, जो कि कपास की वृद्धि में सहायक होते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी यानी कि शुष्क मौसम होता है तो इस मिट्टी के अंदर में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा का जो संचार है वो अच्छी तरह से होता है। इसे हम लोग स्वयं जुताई वाली मिट्टी और या फिर काली कपासी मिट्टी कहते हैं। बाकी हमारी जो लाल मिट्टी है ये बाजरा, तंबाकू और तिलहन जैसी जो फसलें होती है उनके लिए अच्छी मानी जाती है। और जो लैटराइट मिट्टी है ये हमारी कॉफ़ी, काजू, चाय और रबर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा हमारी जो पर्वतीय मिट्टी है ये ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पाई जाती है और जो बागवानी है, जो जंगल हैं, उनके लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो आज हमने भारत की मिट्टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।